वेलकम बैक बच्चों। सेकेंड लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं हमारा बायोटेक्नोलॉजी का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था बायो की इस इंटरेस्टिंग ब्रांच से विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, EFB के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, कुछ जनरल बातें डिस्कस की थी कि एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, कैसे ये ब्रांच यूज़फुल है। ठीक है, और लास्ट में हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिखा था चैप्टर का कि इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। उसमें जो मेन 3 टॉपिक्स हमने लिखे थे, वन इज़ द प्रिंसिपल, देन सेकेंड इज टूल एंड थर्ड इज़ द प्रोसेस ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, आप लोग होप साथ में नोट्स बना रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन में साइंटिस्ट के नाम और डेफिनेशंस वगैरह लिखी थी। अब आप नेक्स्ट मेन हेडिंग डालिए प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ए। ओके, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले NCERT ने आपको बताया है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, हमारी जो ब्रांच है जिसमें हम जीन्स का मैनिपुलेशन करते हैं, ये 2 कोर टेक्निक्स पर बेस्ड है। 2 ऐसी मेन टेक्निक जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल हो पाया। हाँ, तो पहले हम वो लिख लेते हैं क्या है वो एक्चुअली में। 2 कोर टेक्निक्स विच इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। डायरेक्टली NCERT की लाइन पे इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है। दैट्स वाई यहाँ पर, क्योंकि बच्चों देखो वैसे ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक, मतलब थ्योरेटिकल नहीं, सॉरी, ये पूरा लॉजिकल चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे लॉजिक्स पढ़ने हैं, हर चीज़ यहाँ पे आई डोंट थिंक कि बायोटेक्नोलॉजी में कुछ भी रटने जैसा होता है, सब कुछ समझने का है। ठीक है, जो कि इस ब्रांच को इंटरेस्टिंग बनाता है। और क्योंकि ये पूरा लॉजिकल चैप्टर है तो यहाँ पर जो NCERT में जो लाइंस दे रखी है, जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनको समझने के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नॉलेज मैं आपको मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम मेरा है जो मैं यहाँ पे आपके लिए कर रही हूँ, प्लस साथ में जो NCERT की स्टेटमेंट्स हैं जिन पर डायरेक्टली उठ के नीट में क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको कवर करने का एक ही तरीका है कि हम अपने नोट्स में जितना हो सके NCERT के स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करें। दैट्स वाई हम यहाँ पे उन्हीं को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स में सबसे पहले आपको क्या बताया है कि वो कौन सी 2 कोर टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी का बर्थ हुआ। ठीक है, तो दे आर द 2 टेक्निक्स। फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी का सिनोनिम भी की तरह भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, बट क्योंकि बायोटेक में जेनेटिक इंजीनियरिंग के अलावा जैसे हमने पढ़ा कर्ड मेकिंग, IVF, ये सब भी इंक्लूड करते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पर अलग लिया है। और सेकेंड जो टेक्निक है दैट इज बायो प्रोसेस और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। ये वर्ड बच्चों न्यू है। अगर आप लोग NCERT का ओल्ड एडिशन यूज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये नाम नहीं दे रखा, सिर्फ डायरेक्टली मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट लिख रखा है। बट न्यू एडिशन में ये टर्म इंक्लूड की गई है, तो आप अगर ओल्ड एडिशन यूज़ करते हैं तो उसमें इस टर्म को ऐड ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, नोट्स में तो आप लिख ही रहे हैं। नाउ मीनिंग समझिए इन दोनों का, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली में हम क्या करते हैं, जीन्स का मैनिपुलेशन करते हैं ना। तो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? इट इज टू मैनिपुलेट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। यस और नो? मोस्टली जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, बट कभी कभी RNA भी हो सकता है। तो क्लियरली NCERT ने मेंशन किया है इट मे बी DNA और RNA। ओके, ये सब जेनेटिक्स का पार्ट है, यू हैव स्टडीड ऑलरेडी। So to manipulate the genetic material of organism, ठीक है, to manipulate the genetic material of organism to, just a minute, to introduce into host and it will change its phenotype, and to change the phenotype, okay, and introduce into the host, thus change the phenotype. phenotype change होगा कि नहीं होगा? अगर आप कोई नया जीन किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं
तो अल्टीमेटली जब वो जीन खुद को एक्सप्रेस करेगा, जैसे ई कोलाई के पास इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी नहीं होती, बट जब आपने इंसुलिन एनकोडिंग जीन को ह्यूमन सेल से निकाला और ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया, तो इंसुलिन अब ई कोलाई इंसुलिन भी बना रहा है। तो आपने जब उसका जेनेटिक मैनिपुलेशन किया तो उसकी वजह से उसमें एक नया फिनोटाइप ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, टू मैनिपुलेट या यू में से ऑल्टर, कुछ भी कह सकते हैं सिंपली। समझ गए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? ओके, देन व्हाट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग? बच्चों, ये जो प्रोसेस हम करते हैं इसमें आपको मैंने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बताया था कि किस तरह से शॉर्ट में ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर तो एक बार उसे ज़रूर देखिएगा, तभी आपको बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि जब आपने किसी सोर्स से डीएनए को आइसोलेट किया और होस्ट में ट्रांसफ़र किया, हाँ, तो उस होस्ट सेल को कल्चर करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू रिक्वायर कल्चर मीडियम लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। तो वहाँ पर बच्चों स्टेराइल इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी की जो लेबोरेटरीज़ होती हैं वो बहुत ही हाई टेक लेबोरेटरीज़ होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बिकॉज वहाँ पर स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी डिज़ायर्ड सेल्स हैं जिन्हें आप ग्रो करना चाहते हैं, उनके साथ साथ जो एयर में अनडिज़ायर्ड माइक्रोब्स, मतलब अनडिज़ायर्ड इन द सेंस जो हमें उस प्रोसेस में नहीं चाहिए, वो एयर में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, तो दे ऑल्सो स्टार्टेड टू ग्रो इन दैट मीडियम, और आपका बहुत सारा कल्चर मीडियम वेस्ट हो जाएगा। जो प्रोडक्शन जितना यील्ड आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ साथ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी बहुत ज़रूरी है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब जब आप ये सारा बायो प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उस दौरान, जब आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उस दौरान स्टेराइल इन्वायरमेंट का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बच्चों? इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब आप सब समझते हैं, माइक्रोब फ्री, कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब आप सब समझते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस और एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट टू अलाउ ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स या माइक्रोब्स, बट ज़रूरी नहीं है वो माइक्रोब हो। आपके बुक में लिखा है कोई यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है ना, प्लांट सेल, एनिमल सेल भी तो हो सकता है होस्ट में। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस टू अलाउ ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब विदाउट अनडिजायर्ड सेल्स। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, क्लियर? माइक्रोब और इन लार्ज क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, इन लार्ज क्वांटिटीज, क्योंकि जब तक हमें हाई यील्ड प्रोडक्शन नहीं होगा उस प्रोडक्ट का तब तक वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी में हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसको हाई यील्ड में ऑब्टेन करना एक बहुत ही मेन पर्पस होता है, उसके लिए बायो प्रोसेस या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग टर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर नीट में या बोर्ड में ये दोनों टर्म्स, ये तो जनरली बच्चों को याद रहता है, नाम से ही पता चल रहा है, ये टर्म कभी कभार आप लोग कोरिलेट नहीं कर पाते हैं कि ये टर्म हमने कहाँ पढ़ा था। सो ध्यान रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, लिख लीजिए इसको। यहाँ पर बच्चों ये भी ऐड कर लीजिए, आपके बुक में लिखा हुआ है ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स विदाउट अनडिजायर्ड सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि बायो प्रोसेसिंग में आपने किया क्या अल्टीमेटली, फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, वैक्सीन हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर? अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। देन मैं इसे रब कर देती हूँ, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें अब बच्चों आपके ना एनसीईआरटी में प्रिंसिपल्स में इन दोनों कोर टेक्निक को समझाने के बाद एक पैराग्राफ फॉर्म में ये बताया है कि क्यों बायोटेक्नोलॉजी, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, स्पेशली हम कभी भी मॉडिफिकेशन करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने के लिए ट्रेडिशनली क्या यूज़ करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है आप लोगों ने स्ट्रेटजीज में। तो हाइब्रिडाइजेशन से बेटर क्यों है बायोटेक्नोलॉजी, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, पहले से रब कर लेते हैं। हाँ जी, तो
नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स में ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर हम एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करें स्पेशली, इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए ऐसा मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि क्यों ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा बेटर है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आप लोग क्रॉस पढ़ चुके हैं। क्रॉस यानी हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं हम, जो भी दो प्लांट्स हैं अलग अलग जिनका कॉम्बिनेशन हम बनाना चाहते हैं, उन दोनों प्लांट्स का आपस में क्रॉस करवाते हैं, है ना। इमैस्कुलेशन, बेगिंग, जो सारे स्टेप्स आपने पढ़े थे। तो वहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, इट ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायर्ड जीन्स। ठीक है, क्योंकि आपने तो डायरेक्टली प्लांट ए और प्लांट बी में क्रॉस करा दिया ना, तो प्लांट ए के पॉलन ग्रेन्स अगर प्लांट बी की स्टिग्मा पे आपने डाले तो पॉलन ग्रेन्स में तो सारे जीन्स हैं उस प्लांट के। तो प्लांट ए में मान लीजिए एक हाई यील्डिंग जीन है, बट उसके साथ एक ऐसा भी जीन है जो डिजीज रेजिस्टेंस कम है उस प्लांट का, तो वो जीन भी तो जाएगा ना बी में। तो और बी में मान लीजिए वाइस वर्सा जीन्स हैं कि यील्ड कम है, लो यील्ड है, बट हाई रेजिस्टेंस है। तो जो सी प्लांट क्रिएट होगा वहाँ ज़रूरी तो नहीं है ना कि गुड कॉम्बिनेशन ही प्रोड्यूस हो, कि इस प्लांट का हाई यील्डिंग जीन और इस प्लांट का डिजीज रेजिस्टेंट जीन ही कॉम्बिनेशन में आए। क्या पता लो यील्डिंग एंड लो रेजिस्टेंस वाले जीन का कॉम्बिनेशन हो जाए, या अगेन हाई यील्डिंग लो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो जाए। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी इन ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन कि हमेशा डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ही आपको मिले। बहुत बार मैंने आपको बताया था कि 100 या 1000 बार में से एक बार सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन मिलता है ना। तो टीडियस मैथड है, सक्सेस रेशियो कम है। तो व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम और लिमिटेशन विद दिस मेथड? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का लिमिटेशन क्या है? इट ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायर्ड जीन्स अलॉन्ग विद डिजायर्ड। हम ये नहीं कह रहे कि डिजायर्ड जीन नहीं आया, बट डिजायर्ड के साथ अनडिजायर्ड जीन्स भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, आपको दोबारा एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़ेगा। तो हाउ टू ओवरकम दिस लिमिटेशन? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एडवांटेज क्या है यहाँ पर, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन चूज कर रहे हैं ना। मैंने आपको क्या कहा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम, अब की बार हम ए और बी प्लांट का पूरा क्रॉस नहीं करा रहे। ए प्लांट में जो हाई यील्डिंग जीन है सिर्फ उसे आइडेंटिफाई करना है, आइसोलेट करना है और उसे प्लांट बी के सीड्स में, एम्ब्रियो में इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिर्फ डिजायर्ड सेट ऑफ जीन लिया, इस वजह से वो क्या करेगा, बी प्लांट में के सीड्स में सिर्फ वही जीन गया। तो जब वो सीड जर्मिनेट करके प्लांट बनाएगा, उसके अंदर जीन मल्टीप्लाई होगा, तो ओनली द डिजायर्ड जीन विल बी देयर, है ना। तो यू विल गेट अ बेस्ट रिजल्ट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या एडवांटेज है बच्चों, कि इट अलाउ to isolate and introduce only desired set of genes, यहां पर हम क्या कह रहे थे, अनडिजायर्ड जीन्स भी आ गए हैं। ठीक है, तो इट अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ ओनली डिजायर्ड सेट ऑफ जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग undesirable one, without introducing undesirable genes into target organism। ठीक है, क्लियर? तो अगर नीट में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है आई थिंक तो भी आप आंसर कर देंगे। और अगर बोर्ड्स में इस तरह का रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाई जेनेटिक इंजीनियरिंग is better over this, या how to overcome the limitation of traditional hybridization by genetic engineering, तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। ऑप्शंस में भी होगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह का कोई ऑप्शन है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का लिमिटेशन चूज करिए, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि इट लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स ऑल्सो। जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या एडवांटेज है, तो इट अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ ओनली डिजायर्ड सेट ऑफ जीन्स। ठीक है, क्लियर? लिख लीजिए इसको भी। Okay, then after this
प्रिंसिपल्स में कुछ बच्चों जो भी आप अलग अलग टूल्स पढ़ेंगे ना, वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, या उसमें ओराई क्या होता है, लाइगेज एंजाइम का क्या यूज़ है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का क्या यूज़ है, इन्हें भी थोड़ा बहुत एनसीईआरटी ने प्रिंसिपल्स में डिस्कस किया है। बट ये चीज़ें हम अब जस्ट टूल से स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स के बाद, तो वहीं पर डायरेक्टली डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ मेन प्रिंसिपल से स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो प्रिंसिपल्स में लास्ट में 3 बेसिक स्टेप्स दे रखे हैं बच्चों, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए ज़रूरी हैं। तो वो 3 बेसिक स्टेप्स क्या हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी। 3 बेसिक स्टेप्स टू genetically modify the organism, to genetically modify the organism, ठीक है। क्या है वो 3 बेसिक स्टेप्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन। बट ऑब्वियस अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो जो जीन आपको इंट्रोड्यूस करना है पहले वो जीन आइडेंटिफाई तो करें, हमें ये पता तो हो कि वो जीन हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ अवेलेबल है। तो फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में, नो प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, ठीक है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो डीएनए आपको कहाँ मिलेगा, किस ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। नाउ इंट्रोडक्शन, अब आप उसे आइसोलेट करेंगे और फिर इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड जीन और डीएनए इनटू द होस्ट, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर वगैरह को यूज करते हुए करेंगे वो सारी चीजें, बट अल्टीमेटली पर्पस क्या है हमारा कि उसको होस्ट में भेजना, ठीक है। तो होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। और सी व्हाट इज द थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ। अब आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था ना कि हमने मान लीजिए इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को ई कोलाई में इंसर्ट तो कर दिया, बट वो ई कोलाई में जाकर खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, या वो वहाँ पर जाकर उसके कुछ भी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो गया कि वो जो हमें डिज़ायर्ड फिनोटाइप प्रोड्यूस करना था वो नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमारा पूरा प्रोसेस बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जो जीन आपने इंट्रोड्यूस किया है उसको उस होस्ट में मेंटेन करवाना, ऐसी टेक्निक्स डेवलप करना जिससे वो उस होस्ट में मेंटेन करे, खुद को एक्सप्रेस करे और हमें प्रोडक्ट मिल सके। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द थर्ड स्टेप, दैट मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, है ना। जो आपने डीएनए इंट्रोड्यूस किया है, पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उस आइडेंटिफाइड जीन को इंट्रोड्यूस किया, अब उस इंट्रोड्यूस्ड डीएनए को मेंटेन करना है। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट, एंड होस्ट में मेंटेन करने के साथ साथ वो उसके अगले जनरेशन में ट्रांसफर भी तो होना चाहिए। बट ऑब्वियस जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफर होगा, तो हम उसको कल्चर कैसे करें कि वो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज बनाए और हमें प्रोडक्ट मिले, ठीक है। एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, क्योंकि तभी तो वो उसका परमानेंट पार्ट होगा ना। अदरवाइज अगर हम उसे कल्चर नहीं कर पाएंगे बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया या प्लांट टू प्लांट, तो फिर वो जो टेक्निक हमने इतना एक्सपेंसिव, इतना सारा कॉस्ट, उस पर जो भी कॉस्ट, उसका कॉस्ट आया है वो सब बेकार हो जाएगा अगर वो अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुआ तो फीचर, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम परमानेंट चेंज कर रहे हैं ना, जीन्स में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जीन्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट्स वाई उसका थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर टू द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, ठीक है। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के वक्त ध्यान रखे जाते हैं। जितना भी बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स हैं या जो प्रोसेस है वो इन्हीं तीनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ठीक है। इसे भी आप नोट डाउन करें, ये भी नीट में ऑप्शंस में आ सकता है, लास्ट में ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, या तीनों में से कोई एक स्टेप आपसे पूछ लेंगे। तो 3 मेन वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के साथ आप ट्रांसफ़र भी याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मेंटेनेंस, इंट्रोडक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्लियर। बोर्ड्स में अगर पूछेंगे तो उसके लिए आपको याद करने हैं ये तीनों पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। एंड देन प्रिंसिपल्स में ही एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली करते क्या हैं, तो उसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने आपकी बुक में एक फिगर दिया है, उसमें
जो rDNA हम क्रिएट करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन होता है rDNA का, rDNA टेक्नोलॉजी, उसको समझाया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो वो एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि एक्चुअली में rDNA टेक्नोलॉजी में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स में लास्ट टॉपिक हम ले लेते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA, जस्ट अ मिनट। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन समझ लेते हैं हम, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि एक्चुअली में क्या होगा यहाँ पे। ओके, देखें, इसी नाम से आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम है। मैंने आपको क्या कहा कि rDNA टेक्नोलॉजी में हमारा पर्पस क्या है कि हम एक rDNA क्रिएट करना चाहते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA क्रिएट करना चाहते हैं। और रिकॉम्बिनेंट DNA क्रिएट करने के लिए जैसे याद करिए कोहेन एंड बोयर ने क्या किया था कि किसी एक बैक्टीरिया से एक जीन निकाला था और उस जीन को दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से लिंक किया था। तो यहाँ पर भी हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही हम डायग्राम लेंगे, जिसमें मान लीजिए हमने ये ले लिया फॉरेन DNA। फॉरेन DNA का मतलब जो आपका सोर्स DNA है। देखो फॉरेन DNA के लिए अलग अलग टर्म्स यूज होती हैं बच्चों, कई जगह इसको एलियन DNA लिख देते हैं, कई बार फॉरेन DNA लिख देते हैं। इसको आइसोलेट कहाँ से किया है हमने, फ्रॉम सोर्स सेल, ठीक है। ये अभी हमारा पूरा फॉरेन DNA है, ठीक है। इस फॉरेन DNA में से हम वो पर्टिकुलर जीन निकालेंगे, ओके। और दूसरी तरफ हमें लेना पड़ेगा एक वेक्टर मॉलिक्यूल, वेक्टर DNA, जो कि प्लाज्मिड की तरह ड्रॉ करते हैं। यू नो ज़्यादातर केसेस में वेक्टर DNA कौन होता है, एक प्लाज्मिड। चलिए इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर DNA, सॉरी आज थोड़ा गला खराब है मेरा, ठीक है। वेक्टर DNA ये हमारा हो गया, ठीक है। इसको चाहें तो सिंपली भी बना सकते हैं या इस तरह से डबल स्टैंडर्ड दिखा सकते हैं, बस ये सर्कुलर होगा हमेशा, है ना। वेक्टर DNA अगर हम प्लाज्मिड ले रहे हैं तो यू नो प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर DNA, ओके। ये हमारा हो गया वेक्टर DNA। अब क्या करना है, अब rDNA टेक्नोलॉजी में यहाँ से जीन आइसोलेट करना है और इसमें इंसर्ट करना है। तो पहले दोनों पे ही कट नहीं लगाना पड़ेगा, आप इसको टेलरिंग की तरह समझ लीजिए कि सपोज करिए दो डिफरेंट कलर के क्लोथ्स हैं और इस क्लोथ में से एक पीस निकालना है और उसे इस क्लोथ में कहीं पर जगह बनाकर, इसकी शेप ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो इस क्लोथ में एक जगह बनाकर उस पीस को इंसर्ट करना है। तो पहले दोनों ही क्लोथ्स में आपको कट लगाना पड़ेगा, यहाँ से पीस निकालने के लिए और यहाँ पर एक जगह क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे या नहीं। हाँ, जो हम आगे आप पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर्स, ठीक है। तो इन दोनों पे ही क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट लगाया जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी ने इस तरह से बनाया हुआ है। बोथ DNA आर कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए। आप अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिटेल पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अपने फंक्शनिंग में बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। अगर मान लीजिए एक एंजाइम है जैसे हिंड सेकंड, जो सबसे फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम था, तो अगर उससे हम इसमें कट लगा रहे हैं ना, तो उसी एंजाइम से प्लाज्मिड पे कट लगाना है हमको। अदरवाइज दोनों के स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं होंगे और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, तो बाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। ये सब चीज़ें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में आपको समझ में आ जाएंगी। सो बोथ DNA आर कटेड बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कोई भी हो सकता है, लेकिन होना दोनों के लिए सेम चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पर इस पर अलग से नीट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कट लगा तो मान लीजिए ये जो हमारा फॉरेन DNA है, इस पे ये एक हमें पीस मिल गया, ठीक है। ये हमारा एक एलियन DNA का पीस है, ओके। और यहाँ जो वेक्टर DNA है उसमें क्या हुआ, वेक्टर DNA पर भी एक हमने कट लगा दिया, एक जगह क्रिएट कर दी यहाँ पर, ठीक है। वो पीस रिमूव कर दिया, उसकी जगह नया पीस इंसर्ट करेंगे हम, ये वाला, ठीक है। अब
क्या करेंगे, दोनों को सेम कल्चर मीडियम में, क्योंकि मैंने आपको कहा ना ये प्रोसेस कोई डायरेक्टली विजिबल प्रोसेस तो है नहीं, यहाँ तो सब कुछ माइक्रोस्कोपिक स्केल पर हो रहा है, क्योंकि जीन को तो आप देख ही नहीं सकते, जब सेल को नहीं देख सकते तो जीन को कहाँ से देख पाएंगे, तो सब कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर में या कल्चर मीडियम में हो रहा है। तो कल्चर मीडियम में आपने प्लाज्मिड्स भी डाल दिए, ठीक है, ये प्लाज्मिड भी है और ये फॉरेन जीन भी डाल दिया, ठीक है, और साथ में एक एंजाइम ऐड करना पड़ेगा बच्चों दोबारा से। कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का सेकेंड इंपॉर्टेंट एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद, ठीक है। जैसे ही लाइगेज एंजाइम डालेंगे आप, तो लाइगेज मतलब लाइगेशन, जो दोनों को लिंक करे, तो ये जो एलियन डीएनए है ये ऑटोमेटिकली इसके साथ स्टिकी एंड होते हैं, क्योंकि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया ना, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के होते हैं। तो क्या होगा देखिएगा, ये जो हमारा वेक्टर डीएनए है, ठीक है, ये जो हमारा वेक्टर डीएनए है, इस वेक्टर डीएनए पर ये पीस जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा पीस जाकर जुड़ गया, फॉरेन जीन, चलो हमने कलर से बनाया तो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, ये फॉरेन जीन बन गया। और ये जो डीएनए आपका तैयार हुआ ना, इस डीएनए को बच्चों कहा जाता है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इक्वल टू वेक्टर प्लस इंसर्ट, लिख सकते हैं ऐसा हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इक्वल टू वेक्टर प्लस इंसर्ट। एक वेक्टर डीएनए में एक इंसर्ट ऐड कर दिया आपने, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। या इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए बच्चों एक टर्म और बताऊंगी मैं यहाँ पर आपको, काइमेरिक डीएनए। ये बहुत कभी कभी नीट में पूछ लेते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म, एनसीईआरटी में नहीं है। काइमेरिक, काइमेरिक वर्ड किसके रेफरेंस में यूज होता है बायो में, जब कोई दो डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस किए जाते हैं, कोई दो ऐसी चीज़ों को कंबाइन किया जाता है जो जेनेटिकली डिफरेंट हो, जैसे काइमेरिक माइस होते हैं कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। तो काइमेरिक वर्ड किसके रेफरेंस में यूज होता है, काइमेरिक वर्ड यूज होता है टू जेनेटिकली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, टू जेनेटिकली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसलिए क्या मैं आरडीएनए को काइमेरिक डीएनए कह सकती हूँ बच्चों, इसको लेकिन सी डीएनए मत लिख दीजिएगा आप। एक आपको ध्यान है, हमने जब HIV के रेप्लिकेशन में, है ना, रेट्रोवायरस रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो वहाँ पे कहा था कि वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके अपना एक डीएनए बनाता है, उसको हमने सी डीएनए लिखा था, वो था कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, है ना। तो सी डीएनए नॉट स्टैंड्स फॉर काइमेरिक, सी डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के लिए था। कभी कभार बच्चे नीट में जब ऑप्शंस होते हैं उसमें मैंने देखा है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करा है, ठीक है। सी डीएनए इज अ डिफरेंट थिंग, सी डीएनए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम RNA by the process reverse transcription, and chimeric DNA is the term which is used for recombinant DNA in genetic engineering, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे इस टेक्निक में, बस सिंपली इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देंगे बैक्टीरियल सेल में। इसके लिए भी मेथड्स होते हैं, आप पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ विजिबल टू यू, ओके। थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे हमारे पास, इसको हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई बैक्टीरियल सेल, ओके। इस बैक्टीरियल सेल में आपने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, ये आपका वेक्टर डीएनए हो गया, ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स इंसर्ट, यानी अब मैं इसको वेक्टर डीएनए नहीं कहूँगी, नाउ दिस इज आरडीएनए। तो इसके इंट्रोडक्शन को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अब आपने बैक्टीरिया को क्या कर दिया बच्चों, मॉडिफाई कर दिया ना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया ना इस बैक्टीरिया का। इसमें प्लाज्मिड में एक नया जीन भी आ गया साथ में, और फिर ये जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है इट विल डू मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इससे प्रोडक्ट आइसोलेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होस्ट सेल, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होस्ट सेल का, ठीक है। क्लियर है, विजिबल है आप लोगों को, यस, ओके। तो ये एक इन शॉर्ट एक प्रेजेंटेशन है आपका कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे क्रिएट किया जाता है। वैसे इसमें और भी कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे ये जो है क्लोनिंग वेक्टर, इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें होती हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये सब एक सिंगल लेवल पे नहीं होता कि है ना बस हमने एक वेक्टर डीएनए ले लिया, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो अगर कल्चर मीडियम में है तो वो तो मल्टीप्लाई करता रहेगा, तो आपके पास हज़ारों लाखों सेल्स होती हैं, है ना, बैक्टीरिया की। और जब आप अपने
रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हो, उन सेल्स के साथ डालते हो, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बहुत सारे होते हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि किन बैक्टीरियल सेल्स में आरडीएनए गया है, कुछ में जाता है कुछ में नहीं जाता है। तो आपको तो सिर्फ उन्हीं को कल्चर करवाना है ना जो ट्रांसफॉर्म हुई हैं, जिनमें आरडीएनए गया ही नहीं, वो आपका प्रोडक्ट ही नहीं बनाएंगी। तो वहाँ पर हमें कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स की भी ज़रूरत पड़ती है जो हमें ये फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं कि एग्जैक्टली किस में आपका इंसर्ट है, कौन सी सेल एक ट्रांसफॉर्म सेल है। तो जब हम क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़ेंगे टूल में, तब हम उन सेलेक्टेबल मार्कर्स को डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट आई वांट टू से कि ये एक बहुत ही ब्रीफली मतलब ब्रीफ प्रोसेस है कि आरडीएनए को किस तरह क्रिएट किया गया। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप अभी टूल्स और प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी। आप चाहें तो एनसीईआरटी से बना लें, चाहें तो इस डायग्राम का स्नैपशॉट ले लें, बस ये वर्ड एक ऐड कर लीजिएगा, काइमेरिक डीएनए, इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आए होंगे कि बेसिक क्या हैं बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। अब हमें, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था, प्रिंसिपल्स के बाद हम लोग टूल्स डिस्कस करेंगे। तो टूल्स में सबसे पहले लेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बट वो अपने आप में एक थोड़ा लेंदी टॉपिक है, ठीक है। तो आई थिंक अभी हम प्रिंसिपल्स पे ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट टूल, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। तब तक अभी तक मैंने जो पढ़ाया, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया आपने, बट अब आप एकदम प्रिपेयर होके रहिएगा। पूरे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिमाग में एकदम बिल्डअप कर लीजिए, क्योंकि अब आप फर्स्ट सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तो तैयारी आपकी पूरी रहनी चाहिए, तभी आप उसको इजीली क्रॉस कर पाएंगे। ओके, चलिए।